एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि 3 मई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहला एक दिन बहुत पहले प्रश्न आपसे पूछा था, 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अभी तक किसी ने मुझे नहीं बताया। कोई दिवस मनाया जाता है 3 मई को और उसी दिन आपका पेपर है। तो याद रखिए कि जब इस तरह का एग्जाम होता है तो उस दिन कभी कभी एग्जामिनर के जो पेपर सेटअप होता है उसको पता होता है कि 3 मई को पेपर है, तो 3 मई की डेट पूछ लेता है कि क्या दिवस मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है। तो कोई दिवस उस दिन मनाया जाता है, जो मनाया जाता है तो उसके लिए आप लोग बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। क्लास लेट हो गई क्या? तो चलिए, कभी कभी हो जाता है, ट्रैफिक का इशू होता है। जल्दी निकलो घर से, जितना जल्दी निकलो उतना लेट पहुंचते हो, है ना। लेट निकलते हैं तब टाइम से पहुंच जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए। उससे पहले आपको एक कुछ नोटिफिकेशन है जो इंपॉर्टेंट है। तर्कस बैच, नाम देखिए, तर्कस मतलब हमारे पास बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जो तर्कस बैच के रूप में लॉन्च हुई है। 29 मार्च से शुरू हो रहा है, मतलब आज ही का दिन है, नहीं आज 28 है। ठीक है, 29 से स्टार्ट हो रहा है। तो सारी चीजें हैं, ज्वाइन करिए आप लोग, कॉल करिए। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बात करेंगे आपसे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और यूपी टेट का फॉर्म उम्मीद है कि आप लोगों ने भर लिया होगा। क्यों, सारे लोगों ने फिलअप कर लिया कि नहीं किया? सभी लोग बताइए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और कोई है तबस्सुम जी? कोई और? 3 मई को कोई और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस होता है, कुछ है याद? चलिए, तो यूपी टेट जिन्होंने नहीं भरा इसको फिलअप कर लो और जल्द से जल्द करिएगा। बाद में ये सरकारी साइटें हैक हो जाती हैं, स्लो हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो वो सारी चीजें आपके ऊपर ना आए। तो चलिए, ये टीम है तर्कस बैच की जो पूरा कराएगी आपको क्या क्या टॉपिक है, इसमें कौन कौन क्या कराएंगे, सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, लाइव चलेगी सब कुछ और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक न्यूज निकल कर आ रही है और वो क्या है, पहला ही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, IQ एयर रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? दुनिया का, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? चलिए सारे लोग बताइए। चलिए गुड मॉर्निंग सारे लोग को, जल्दी जल्दी बात करते हैं इस पे हम लोग। चलिए सारे लोग बताइए इसके बारे में, कौन है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर? सारे लोग, गुड इवनिंग मंजू जी। आपके लिए लग रहा है अभी रात ही है। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंसर किसका क्या आ रहा है? 1 का सी है, खुशबू जी का। चलिए गुड मॉर्निंग अनु जी, बहुत दिनों बाद। कैलाश का 1 का ए है, 1 का सी है। अनु, खुशबू, ठीक। रमेश जी का 1 का ए है, सीता जी का 1 का सी है। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक, इसमें 3 चीज कैटेगरी में रखिएगा आप लोग। एक तो राजधानी रखिएगा, ठीक, राजधानी, एक देश रखिएगा और एक शहर रखिएगा। 3 कैटेगरी इसकी बनाई गई हैं। तो चलिए बताइए कौन किस में प्रदूषित है। सारे लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग मंजू जी। चलिए चलिए, अब ठीक है अनु जी, बेहतर है, पहले से है। स्वास्थ्य सब कुछ होता है। चलिए सारे लोग, गुड मॉर्निंग पंकज जी। तो सीधी सी बात करते हैं, राजधानी की अगर बात करेंगे, फिर से भारत का जो दिल्ली है वो लगातार 8वें वर्ष, दिल्ली राजधानी यहीं पर लिख देते हैं, सारे लोग समझिएगा, दिल्ली लगातार 8वें वर्ष टॉप किया है दिल्ली ने, लगातार 8वें वर्ष। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दिल्ली जो है लगातार 8वें वर्ष टॉप किया है किसमें? प्रदूषण में। और ये राजधानी के रूप में, देश के रूप में अगर आपसे पूछा जाएगा तो पाकिस्तान है। ठीक, और भारत की अगर बात करेंगे, इसमें भारत का स्थान देश के रूप में 6ठा स्थान है कि विश्व का 6ठा सबसे प्रदूषित देश है भारत। ठीक, शहर की बात करेंगे, इस बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है लोनी ने, जिन्होंने ए आंसर दिया था। शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का जो लोनी शहर है, मीन्स वो क्या किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। सभी का नंबर टॉप पर जाकर बैठ गया है प्रदूषण में। आपके यहाँ प्रदूषण है कि नहीं है? क्यों सारे लोग? दिल्ली, गाजियाबाद, पाकिस्तान। चलिए सारे लोग,
ठीक, यही तीन कॉन्सेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा और यही तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और दूसरी राजधानी पूछेगा तो दिल्ली कर देना बिना सोचे समझे। शहर पूछेगा लोनी लोनी, गाजियाबाद नहीं लिखेगा, लोनी पूछेगा तो लोनी कर देना, ठीक है। और देश पूछेगा पाकिस्तान, और भारत पूछेगा तो भारत का स्थान छठा है, ठीक है। तो शुरुआत में कुछ लोगों ने लोनी दिल्ली लगाया था, तो दिल्ली अब बाहर हो गया शहर से, उसने बस एक ही अपने पास रखा है, और कौन सा है, राजधानी है, ठीक। चलिए, गुड मॉर्निंग गुरुमुख जी, चलिए सारे लोग गुड मॉर्निंग भावना जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग स्टॉकहोम, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये जब जब अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है तब तब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखिएगा। अभी एग्जाम आपके 3 मई को होने वाले हैं, इसलिए आपके पास टाइम है, और ये एग्जामिनर के पास जो पेपर सेटर है उसके पास भी टाइम है, जब जब ये क्वेश्चन आए, ये अनाउंसमेंट होता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, क्योंकि जल का संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, जो संतुलन है हमारे जल का वो समाप्त हो रहा है। पीने लायक कितना पानी है हमारे पास, जब वो नहीं है तब उससे संबंधित जो भी चीजें होती है तो क्या है, तो प्राइज के इतिहास में सबसे युवा विजेता जो इस बार पाया है वो सबसे युवा विजेता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज के। काव्य मदानी है, संजय राजाराम है, माधव चितले, सुनीता नारायण। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। 2 नंबर मंजू जी 2 का ए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। अनु जी 2 का ए। चलिए किसके लिए मिला, उसके बाद 2 का बी भावना जी का आंसर है, 2 का गुरुमुख बी है, अनु जी का ए है, मंजू जी का ए है। सी किसका है, खुशबू जी का, बी भावना जी का, कैलाश का ए है, तबस्सुम जी का ए है, सोनालिका जी का ये आंसर है। चलिए और कोई जिसे पता हो आंसर, अभी भी पूरा आंसर नहीं मिल रहा है हमको। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। तो किसको मिला ये, काव्य मदानी को, जो कहाँ के, ईरानी मूल के, ईरान वैसे भी चर्चे में चला हुआ है, ईरानी मूल के व्यक्ति है ये, इन्हीं को मिला। और ये है कौन इस समय, यूनाइटेड जो नेशन है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है जी, उसके क्या ये निदेशक हैं। और जब निदेशक हैं उन्हीं को मिला है, किसके लिए मिला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वाटर बैंक्रप्सी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना आप लोग, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये नाम तो जरूर याद रखिएगा, काव्य मदानी है जिन्हें क्या मिला है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है इस बार का। और ये 44 वर्ष के युवा है, तो कब कितने वर्ष के हैं, 44 एज के हैं, इन्हें मिला है सबसे युवा। और ये बार बार कह रहा हूँ, शुरुआत में भी बोला हूँ कि ये जब जब अनाउंस हुआ है तब तक आयोग ने इसको अपने बुकलेट में शामिल किया है। तो ये नाम याद रखिएगा। थ्योरी क्या थी, अवधारणा क्या थी, वाटर बैंक्रप्सी इन्होंने दिया था, है कहां पर वर्तमान में, यूनाइटेड नेशन जो यूनिवर्सिटी है उसके निदेशक के रूप में, रहने वाले कहां के, ईरानी मूल के हैं, ठीक, सारी चीजें, सभी लोग ए आंसर। चलिए अनुराधा जी ने क्या आंसर दिया था, सीता जी 2 का ए है, खुशबू जी का आंसर बदल गया। चलिए सीता जी का 2 का बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आते हैं स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड किसे दिया गया है। अभी ये अनाउंसमेंट हो गया है, लंदन में इसका ठीक समारोह कहां पर होता है, लंदन में आयोजित होता है इसका समारोह, और वहीं पर दिया गया है। और टॉप 3 एयरपोर्ट आपको मुझे बताने हैं कि बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है। चलिए सारे लोग, और आगे बातचीत करेंगे उसके बाद। चलिए सारे लोग नेक्स्ट का आंसर दीजिए, सभी लोग। चलिए सारे लोग 3 का आंसर बताइए। 3 का ए कैलाश, 3 का ए तबस्सुम, खुशबू, सभी लोग आंसर बताइए। चलिए नाम भी है एयरपोर्ट का कुछ, तबस्सुम जी, अनु जी, एयरपोर्ट का नाम भी बता दो। सोनालिका जी, सीता, मंजू, ए, सभी के आंसर ए आ रहे हैं, ठीक। आंसर सभी लोग दिया करिए। तो कौन सा है, सिंगापुर का चांगी, क्या है, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, लगातार 14 टाइम, ठीक, बेस्ट, ठीक।
ये पहले नंबर पर। दूसरे की बात करेंगे तो सियोल आ जाएगा, सियोल साउथ कोरिया। फिर उसके बाद थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड पे आपका आ जाएगा कौन सा, टोक्यो। और जो भारत का इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है, IGIA, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये किस नंबर पर, इसका स्थान मुझे बताओ। भारत का जो इंदिरा गांधी, बिल्कुल चांगी एयरपोर्ट मंजू जी सही है। 3 का डी होगा, 3 का डी होगा, नहीं तो सुन। सिंगापुर पासपोर्ट का पहला स्थान, वो पहले रहता है हमेशा खुशबू जी। पासपोर्ट हैंले इंडेक्स में वो पहले नंबर पर हमेशा रहता है। वो जापान के बीच टाई अप होता है, उसको हैंले इंडेक्स बोलते हैं। ये एयरपोर्ट का इंडेक्स आया है जिसमें नंबर 1 पर लगातार 14 टाइम सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट था। दूसरे नंबर पर सियोल था साउथ कोरिया का। जापान का टोक्यो तीसरे पर था। अगर मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या स्थान था, सारे लोग, कोई है जो बता सकता है? चलिए पंकज जी का ये है, और कोई? सभी लोग आंसर बताइए इसका, कोई है जो बता सकता है? नहीं, नहीं पता। किस पे है? 28 नंबर, याद रखिएगा। पिछली बार इसका 32वां स्थान था, रैंकिंग सुधारते हुए 28वें नंबर पर, याद रखा। नहीं पता खुशबू जी, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया है। 16वें मंजू जी नहीं है, इतना भी नीचे नहीं है, ठीक है। 28 नंबर पर इसका स्थान है, इसको नोट करिएगा। और ये भारत का प्रथम स्थान है, ठीक, इंटरनेशनल में 28वां है। सभी लोग 15 गुरुमुख नहीं। चलिए अब हो गया ना, 28 लिख लीजिएगा सभी लोग, इसको 28 कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग अगला। आज करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसीलिए इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। निम्न में से कौन ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया? इस समय आप देख रहे होंगे कि क्या ईंधन की कमी हो रही है अपने यहाँ भी, क्या हो रहा है, डीजल पेट्रोल और LPG की समस्याएं चल रही है। भले किसी को ना दिख रहा हो लेकिन लाइनें लगी हैं। प्रयागराज में भी देख लीजिए आप लोग, क्या है कि लाइनें लगी हुई हैं सभी जगह। तो हर जगह ये क्षेत्र कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम होगा। कुछ तो अफवाह भी है ना, अफवाह भी है। वही भीड़ ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि तेल भरा लो फिर नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा, कभी कुछ दुनिया नहीं चलने वाली, बस यहीं से समाप्त हो जाएगी दुनिया, ठीक है, ये चीज है। उसी के लिए क्या किया गया कि यहाँ पर राशनिंग शुरू किया गया ईंधन से संबंधित। इसमें क्या किया गया, निजी को कुछ और दिया गया, जो प्राइवेट वाले होते हैं, प्राइवेट व्यापारी और किसान, सभी के लिए एक नियम तय कर दिया गया कि इससे ज्यादा लीटर का आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए कौन है, 4 का C, सभी लोग बता दीजिए, आंसर दीजिए। निजी चालक जो होते हैं इनको कहा गया दिन भर 50 लीटर, और जो किसान और व्यापारी होते हैं इनको कहा गया 200 लीटर दिन भर में आप ले सकते हो, इसके ऊपर नहीं ले सकते हो। भारत में है ऐसा कुछ? क्यों? हमारे यहाँ भी लगी है, बिल्कुल, तो वसुंध जी हर जगह लगी है। प्रयागराज में भी तेल नहीं मिल रहा है, कितने लोग तो परेशान है, आपके कोचिंग के टीचर ही, है ना, पैदल आ रहे हैं क्लास लेने, ई रिक्शा से आ रहे हैं। ई रिक्शा वाले भी रेट बढ़ा दिए। आपदा में अवसर इसी को तो बोलते हैं। एक चारों तरफ आपदा चल रही है, उन्होंने क्या, इलेक्ट्रिक वालों को कोई टेंशन नहीं है, ई रिक्शा अब क्रेज उनका बढ़ जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ दिन की बात होती है ये सब। और खासकर जो हमारे यहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है मंजू जी, सभी जगह हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो प्राइवेट निजी चालक होते हैं उनको कहा गया दिन भर में आप 50 लीटर ले सकते हो, और जो व्यापारी हैं प्लस किसान है उनको कहा गया 200 लीटर ले सकते हो। और ऐसा करने वाला यूरोप यूनियन का पहला देश स्लोवेनिया हो गया। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये इस समय की सबसे बड़ी घटना है। हम लोग सोच रहे हैं इसने शुरू कर दिया, है ना। सिलेंडर में शायद हो गया है, LPG वाले में हम लोग करते थे, उसमें शायद कुछ हो गया ऐसा सिस्टम, अभी हमको नहीं पता पूरी चीजें। चलिए, निम्न से किस भारतीय शिक्षण संस्थान को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पिछले कई बार पूछा गया, हाल में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें भारत का कौन सा पहला स्थान प्राप्त किया? चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। हम गांव में, चलिए अच्छी बात है। तो चूल्हा उल्हा तो बना लिया होगा मिट्टी का खुशबू जी? क्यों?
चूल्हा उल्हा बन गया है कि नहीं सारे लोग? चूल्हा उल्हा बनवा लो अपना आराम से, पुराने दौर में चले जाओ। लकड़ी होगी, लकड़ी भी तो नहीं बची, पेड़ तो हमने काट दिए सारे, क्यों, पहले ही से। चलिए संजय जी 5 का बी है, गुरुमुख बी, संजय सिंह दिल्ली, सोनालिका जी 5 का बी, खुशबू, तबस्सुम, सीता, अनुराधा, शिव, सारे लोग के आंसर। कैलाश जी का सी आंसर है, बाकी सभी का बी है। सोनालिका जी 5 का बी है। चलिए अनुराधा जी का 5 का बी है। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान मिला है। अगर इसकी बात करेंगे विश्व में कौन सा स्थान है, अगर ये भारत की पहली है, ठीक है, लेकिन मैं बोल दूंगा विश्व की जो मैसाचुसेट्स, विश्व की जो पहली है मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक, ये हो गया। ये मैसाचुसेट्स ये हमेशा की तरह इस बार भी पहले नंबर पर है, लेकिन मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आईआईटी दिल्ली को विश्व में कौन सी रैंक मिली है। ये तो भारत का पहला है ना, लेकिन मैं पूछूं विश्व में कौन सी रैंक मिली है, इसको ये मुझे बता दो। चलिए सर जी बनवा लिया चूल्हा, बिल्कुल। चलिए सारी सुविधा हो गई है। 5 का सी आईआईटी बॉम्बे नहीं है, बी आंसर है भावना जी, ठीक, महेंद्र कुमार बी है। हमेशा चाहे लॉकडाउन हो मंजू जी, चाहे किसी भी चीज है, याद तो अपना गांव ही आता है। देखिए अभी हम घूम कर आए 4-5 दिन, तो गांव में बड़े दिन बाद इतने दिनों तक रहे, 5 दिन, बहुत दिन बाद, 2-2.5 साल बाद 5 दिन रहे हैं। तो गांव होता है, मानते हैं कि नहीं है? बस जेब में आपके सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो गांव से बेहतर कोई लाइफ नहीं होती है, इतना तो पता ही होगा आप लोग को भी, ठीक। चलिए यहां पर बात करेंगे आईआईटी दिल्ली की, बात करेंगे विश्व में कौन सा स्थान है। अमृता जी का आंसर 123 है। बाकी लोग बताइए, सभी लोग। चलिए अच्छी बात है शिव बाबू जी, कुछ तो मतलब पाषाण काल को याद किया जाए, है ना। चलिए तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आईआईटी दिल्ली की विश्व में रैंकिंग, अमृता जी का आंसर सही है, 123 है। विश्व में टॉप रैंकिंग मैसाचुसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 6 आते हैं यहाँ पर। चलिए आज आते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आते हैं। आज मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पहले करंट मिल गया, अब हिस्ट्री मिलेंगे। चलिए मीरे आतिश की बात करेंगे। यहाँ पर अधिकारी है, यहाँ पर कार्य विभाग है, सभी लोग आंसर देना, आंसर जरूर दिया करिए। अधिकारी है, कार्य विभाग है, मीरे आतिश है, दीवाने ब्युतात है, मुशरिफ है, वाकिया नवीस है। चलिए कौन किससे संबंधित है, आंसर दीजिए सारे लोग। सोनभद्रा, चलिए वहां पर तो जंगल सबसे ज्यादा है शिव जी, है ना शिव बाबू जी, वहां पर यूपी में सबसे ज्यादा जंगल वहीं पर है ना, सोनभद्र में। तो सोनभद्र में जंगल है तो लकड़ियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लकड़ियां तो की कोई कमी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं यहाँ पर हम लोग मेरे आतिश, दीवाने ब्युतात, मुशरिफ, वाकिया नवीस, ये सारे डिपार्टमेंट हैं किसके काल के, याद रखना मुगल काल की बात हो रही है, मुगल काल, और इसके डिपार्टमेंट है। कितने युग इसमें सही सुमेलित हैं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, सभी लोग जल्दी दीजिए। गुरुमुख, खुशबू जी का बी, गुरुमुख का डी, सारे लोग आंसर देना, सभी लोग आंसर दिया करिए। मैं बार बार कहता हूं कि आंसर सभी लोग दिया करिए, क्योंकि जब तक आप लोग आंसर नहीं देंगे तब तक दिक्कत होगी, ठीक है। सारे लोग, चलिए सारे लोग। अमृता जी का डी आंसर, पंकज जी का सी आंसर, खुशबू बी, और कोई बी, अनुराधा जी, तबस्सुम का सी है, सीता जी का डी, डी महेंद्र, मंजू, शिव, कैलाश सी, अनु जी का डी, जिसका आंसर सी है वो हाथ खड़ा करे रहेंगे, ठीक है। भावना जी का डी, सोनालिका जी बी, शिव का डी। चलिए तो सिंपल सी बात करेंगे, ये डिपार्टमेंट है मुगल काल के। मीरे आतिश मीन्स आतिश आग को कहेंगे, चाहे जिसको भी कहें। शाही तो खाने का प्रमुख होता था, बिल्कुल सही है। दीवाने ब्युतात जो होता था शाही खाने का, व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ जो होता था, ये कौन होता था, वाकिया नवीस, जो डेली की घटनाएं होती हैं, वाकिया नवीस, वाकिया मतलब बातचीत या जो भी करेंगे, नवीस मतलब लेखा जोखा रखने वाला, जो भी डेली की घटनाएं होती थी उनको लिपिबद्ध करने वाले को वाकिया नवीस कहते थे। और बात आएगी मुशरिफ, मुशरिफ को क्या कहेंगे, लेखाकार, ठीक, लेखाकार।
ये मुशरिफ हो जाएगा। और नौसेना का प्रभारी जो होता था, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक, मीर बहर बोला जाता था। नौसेना का जो प्रभारी होता था मीर ए बहर, नौसेना या बंदरगाह का जो प्रभारी होता था मीर बहर बोला जाता था। मुशरिफ होता था, लेखाकार होता था। इसका काम क्या था? वित्त के संबंधित, लेखाकार महालेखक परीक्षक आप लोग वर्तमान में जानते होंगे, वही लेखाकार है। आय व्यय का ब्यौरा करना, ठीक, आय व्यय का ब्यौरा बनाना या तैयार करना, ठीक है। इसको याद रखिए, यही गलत हो जाएगा तो आपके 3 युग, ठीक। सही किसके थे? चलिए, गुड मॉर्निंग अमृता जी, गुड मॉर्निंग साक्षी जी। तो सी आंसर किसके थे? ठीक, 2-3 लोगों के थे, वही आंसर सही है। और कोई है जिन्होंने गलत किया होगा? सारे लोग? चलिए, नहीं चल तो रही है क्लास साक्षी जी, कई दिन से चल रही है, मतलब कल से चल रही है तो बहुत दिन हो गया। चलिए, आते हैं मनसबदारी प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा, लेकिन पता होने चाहिए, फैक्चुअल आपके तो पता होते हैं, तथ्य पता होने चाहिए। मनसबदार अपनी सैन्य सेवाओं के बदले केवल नकद वेतन प्राप्त करते थे। जात पद मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन निर्धारित करता था, जबकि सवार पद घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। शाहजहां के शासनकाल में 10-20 नियम लागू किया गया था, जिससे सैन्य खर्च कम हो सके। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मनसबदारी व्यवस्था कहां से आई थी? फारस से आई थी, मतलब ईरान से आई थी। कहां से आई थी? सारे लोग बताइए। अभी नहीं बताएंगे, ठीक। चलिए चलिए, जिसका सही था वो अच्छा था। चलिए, ओनली 4 पता था, कोई बात नहीं, अब सारे हो गए सही। चलिए, कैलाश जी, तबस्सुम जी, 2-3 लोग का ही सही था, बिल्कुल जिसका सही था, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मनसबदार व्यवस्था पहले पूछेंगे तो आपसे कहां से आई थी? मंगोलों से, मंगोलों से ली गई थी। और लिया कौन था पहली बार? अकबर ने, ये भी याद रख लेना, अकबर के द्वारा इसे भारत में लॉन्च किया गया था। मुगलों में कहां से? मंगोल से आई थी, जहां का चंगेज खान था वहां से इसको लिया गया था। सैन्य से संबंधित था, जात सवार पद था इसमें। चलिए, सारे लोग आंसर दीजिए। 7 का सी, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, पंकज जी, तबस्सुम जी, अनु, खुशबू, चलिए गुरुमुख, खुशबू जी का ये आंसर है। जिनका ये आंसर होगा वो हाथ खड़ा कर देंगे, ठीक है। चलिए, सारे लोग सी, 7 का आंसर दीजिए। 7 का डी मंजू जी का है। और कोई? सीता जी का सी है, महेंद्र सी, अमृता जी का डी। चलिए, 7 का ए, अनुराधा जी, भावना जी का सी है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने पूछा था, मनसबदार अपनी सेवाएं, सैन्य सेवाओं के बदले केवल नकद वेतन प्राप्त करते थे, ऐसा कुछ नहीं। जात और सवार शब्द है, नकद वेतन जब मैंने बोला कि केवल जब हो जाता नेगेटिव और जो होता था, ये भूमि के रूप में भी, ये तो बातें होगी पता, भूमि के रूप में भी वेतन प्राप्त करते थे। क्यों प्राप्त करते थे? ये तो पता ही होगा ना। केवल जब आ जाएगा तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। कहां से आई थी? मंगोलों से आई थी, ठीक है। इसमें क्या होता था? जात पद होता था। जात पद मनसबदार की व्यक्तिगत, कितने जात हैं, कितने सवार हैं, सवार मतलब घोड़ों की बात होती थी, पद घोड़सवारों की संख्या होती थी, उसकी स्थिति, जात कितना होगा, तो वो निर्धारित से वेतन से संबंधित होता था। मतलब ये आपका सही है। सेकंड आता है, थर्ड ऑप्शन, शाहजहां के शासनकाल में 10-20 नियम लागू किया गया था। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो लागू किया गया था वो शाहजहां के काल में ना होकर जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। ये सारी चीजें, ठीक है। सी अस्पा, दू अस्पा, सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो सही करके गलत, तो कौन से आंसर? केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला के विकास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये याद रखिएगा। हुमायूं अपने साथ फारस से मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक चित्रकारों को लाया था। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग, तस्वीर खाना की स्थापना की थी। जहांगीर के काल में चित्रकला पांडुलिपियों से हटकर व्यक्तिगत चित्रों, एल्बमों, मीन्स जिसे मुरक्का कहा जाता है, की ओर मुड़ गई।
औरंगजेब ने यूरोपीय चित्रकला शैली को बढ़ावा देने के लिए पुर्तगाली चित्रकलियों को संरक्षण दिया। चलिए सारे लोग, हो गया गलत सर, चलिए कोई बात नहीं। बी गुरुमुख जी सही है, ओके चलिए कोई बात नहीं, आंसर बस देते रहिए, गलत होगा कोई बात नहीं चलेगा, नो इश्यू, गलत से मतलब नहीं हमको, बस आंसर देते रहो आप। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए अगले का, सभी लोग। 8 नंबर, चलिए ये तो इजी है, क्यों गुरुमुख जी। अमृता जी 8 का डी, 8 का ए, महेंद्र जी, तबस्सुम 8 का डी, सीता जी 8 का सी। तो चलिए हुमायूं अपने साथ, वैसे तो चित्रकला की बात करेंगे तो वैसे शुरुआत जो यहाँ पर वो बाबर के समय होती है, लेकिन बात किया गया फारस से मीर सैयद और अब्दुल समद को लेकर आया, जो बाद में इसके डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी बनते हैं। तो ये मतलब सही है, मतलब सही आपका हो गया। अकबर ने चित्रकला के लिए अलग विभाग इसी ने शुरुआत किया था। जहांगीर के काल में पांडुलिपियों से हटकर व्यक्तिगत चित्र, आप इसमें 2 नाम याद रखिएगा, मंसूर और हसन, अमीर हसन, ठीक, अमीर हसन, नाम ये याद रखिएगा, ठीक है। मंसूर जिसकी उपाधि क्या देखते हैं, यही तो आकर तब व्यक्तिगत में आ जाते हैं, अपने सियान रोशन का चित्र ये बनवाता है। मंसूर को जो उपाधि देता है, ये कौन सी उपाधि देता है, नादिर उल असर, ठीक, नादिर उज-जमा, ये, और यहीं से चेंज हो जाता है। मतलब ये भी सही आपका, ये भी औरंगजेब ऐसा कुछ नहीं है चित्रकला के वैसे भी खिलाफ था, तो कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों से ये मिलता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए दहसाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, आईने दहसाला, आईने दहसाला, ठीक है। प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 1580-82 में राजा टोडरमल द्वारा लागू किया गया था, क्या ये ईयर सही है इसका, ये याद रखना आपको। इसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और औसत कीमत के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। इसमें राज्य का हिस्सा हमेशा कुल उपज का 1/2 होता था। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। चित्रकला विरोधी था, बिल्कुल, उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं था अमृता जी। चलिए 9वां नंबर, सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। दहसाला पद्धति, यहाँ पर तीनों ऑप्शन एक साथ आपको इसीलिए दिए गए ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आईने दहसाला किसने किया था, 9 रत्नों में से एक, टोडरमल। चलिए बी, चलिए गुरुमुख, प्रणाम प्रियंका जी, कहाँ क्लास चल ही रही है, आप लोग का पता ही नहीं चल रहा आप लोग है कहाँ पर। सर 5-5 क्वेश्चन, बिल्कुल कैलाश जी, अब सब शामिल किए जाएंगे धीरे धीरे, अब मंडे से देखिएगा ना आप। अभी इसमें शामिल है, इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी है, थोड़ा सा कुछ है, इस तरह शामिल किए गए हैं 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से। ठीक, बिल्कुल सही अभी तक। तो कहाँ से हुए हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ये राजा टोडरमल जो 9 रत्नों में से एक था, 1580-82, ये वही साल था जब इसने 82 में क्या किया था, दीवान दीन इलाही, नाम सुना होगा आपने, दीन इलाही धर्म एक नाम का चलाया था इसने, एकलौता इसका कौन था, बीरबल था। टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था राजस्व का, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था। इसमें क्या किया गया था, जो पिछले 10 वर्षों में जो फसल होती थी उपज, उसी के आधार पर इसको किया गया था। राज्य का हिस्सा जो होता था उपज का 1/3 होता था, ना कि आधा होता था। कितना होता था, 1/3 होता था। और यही ऑप्शन आपका गलत होगा, और इसीलिए आंसर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर देना, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अमल गुजार सरकार का राजस्व निर्धारण करने वाला अधिकारी, मतलब जो जिले का राजस्व निर्धारण करता था उसे क्या बोलते थे, अमल गुजार बोलते थे। सही है या गलत है। बिस्तावा एक प्रकार का सिंचाई करता। खुद कास्ट वे किसान जो उसी गांव में खेती करते थे जहां वे रहते थे। पही कास्ट खेतिहर मजदूर जो दूसरे गांव में आकर खेती करते थे। चलिए सारे लोग 10वें का आंसर दीजिए। बारिश बहुत हो रही ना, हाँ इधर भी हो रही थी लेकिन हुई नहीं है, लेकिन हमारी तरफ हुई है। चलिए गुड मॉर्निंग अनिल। अनिल कुमार हर्ष, चलिए
सिंपल सा क्वेश्चन, आपका 10वां नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन आए हुए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों खुद कास्ट कौन होते थे, पही कास्ट कौन होते थे। चलिए डी, ये दोनों आए इसीलिए इनको दोनों को अलग से मैंने लिख दिया है सारे लोग। पंकज जी का सी है, गुरुमुख जी का डी है, कोई और आंसर बताओ। अमृता जी का सी है। चलिए सारे लोग आंसर बताइए, कौन सा इसमें गलत है। सी सी आंसर सभी लोग दे रहे हो। एक मैं पूछ दूं, इसमें कौन सा आंसर इसमें गलत है वो मुझे बताओ, ठीक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, जो एग्जाम में पूछा गया, वे किसान जो उसी गांव में खेती करते थे जहां वे रहते थे, मतलब अपना एरिया। जैसे आप लोग होते हैं, देखते होंगे कि किसी गांव में, आपका गांव कहीं और है, खेत आपके दूसरे मौजे में, मतलब दूसरे परगना में या दूसरे गांव में होते हैं, है ना। ऐसा ऐसा होता है। जैसे हम लोग का है, जिस गांव में हम लोग रहते हैं उसमें हम लोग के कोई भी खेत नहीं है, खेत हमारे दूसरे मौजे में, मतलब जो दूसरा गांव है उसमें सारे खेत हम लोग के हैं। ऐसा आप लोग के यहाँ भी होता होगा। तो मतलब जिस गांव में हम लोग रह रहे हैं उसमें हमारा कोई कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ हमारा घर है। रीजन क्या है, हमारा गांव जो दूसरा गांव का बॉर्डर पड़ता है उस पे है, एकदम बॉर्डर पे है, जो सड़क जाती है उसके इस तरफ हम लोग दूसरे गांव में है, खेती हमारी दूसरे गांव में। तो खुद कास्ट हो गए, जिस गांव में रहते थे वो बिल्कुल सही है। पही कास्ट होते थे जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। अब हम लोग हो गए, क्या हो गए, मजदूर तो नहीं कहेंगे हम लोगों को, लेकिन हमारा खेत दूसरे गांव में है, रहते दूसरे गांव में, जाकर दूसरे गांव में खेती करते हैं, ठीक। तो वो बात हो जाएगी, दोनों आपके सही हो जाएंगे। अमल गुजार जो था, सरकार जो जिले का राजस्व निर्धारण करता था उसको अमल गुजार कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में कौन करता है, प्रेजेंट टाइम में कौन निर्धारण करता है जिले का राजस्व, स्टेट वाले करते हैं। बिस्तावा जो एक प्रकार का सिंचाई कर था, सभी लोग बताओ। दूसरा गलत है बिल्कुल, मेरा भी है। चलिए अच्छी बात है साक्षी जी, ठीक। सिंचाई के लिए मुगल काल में आबियाना नाम हुआ किया जाता है, क्या, आबियाना, ठीक। आबियाना टैक्स था ये, और ये किससे संबंधित था, सिंचाई से संबंधित था, और यही आपका गलत है। बिस्तवा जो होता था ये कृषि से संबंधित, जो भूमि होती थी बिस्तवा, ये किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है, ठीक है। जो बिस्सा से, हमारे यहाँ एक बिस्सा, दो बिस्सा, तीन बिस्सा होता है ना, उसी से ये आधारित है, फारसी वर्ड है, इसीलिए इस तरह का यूज किया गया। चलिए डी, मतलब केवल 3 सही है, डी नहीं है। चलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ये औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच हुए युद्धों का सही कालानुक्रम में करना है कि पहले युद्ध कौन होता है, सामूगढ़ का होता है, बहादुरपुर का होता है, धर्मत का होता है, खंजमा का युद्ध। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब का जो ये युद्ध होता है शाहजहां के शासन काल में, मतलब शाहजहां की मृत्यु के बाद ये युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो उसी में वर्चस्व साबित होता है औरंगजेब का, और ये 1658 में मुगल सुल्तान बनता है, मीन्स दिल्ली का, भारत का सुल्तान ये बनता है, बादशाह बनता है। तो लेकिन उसके पहले ये 4 युद्ध, वैसे 5 युद्ध इसने लड़े थे, ठीक। देवराई का भी युद्ध इसमें एक आता है, वो भी है, लेकिन यहाँ पर 4 ही ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आप लोग आंसर दीजिए सभी लोग। 11 नंबर, चलिए 11 का सी, 11 का डी, किसका किसका। चलिए मंजू जी का सी है 11 का, अमो सैनी आपका गलत था पिछले का, ठीक है। 11 का सी है, सी सी, अनु जी, सिमी, कैलाश, सीता, अमृता, बी। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए, सभी लोग, बी, साक्षी, शिव बाबू, खुशबू, कोई और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैंने लगाया जानबूझकर, ठीक। ठीक, सबसे पहले आएंगे सामूगढ़ का युद्ध, 1658, ठीक। सारे लोग आंसर मिला लेना, जिसका सही होगा बी बी। अमृता जी का पहले आंसर कुछ आया था, अब कुछ आ रहा है, ठीक है। सामूगढ़ की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे,
चलिए आंसर मिला लो, किसके आंसर सही है। चलिए सारे लोग आंसर बताइए, अब किसका सही हो रहा है। डी डी, अमोल सैनी जी, गुरुमुख डी। गुरुमुख का पहले बी आंसर आया, फिर अब चेंज हो गया, अनुराधा जी का बी है, अमृता जी का ए, पंकज जी का बी, पंकज का ए। पहले ए दिया पंकज जी आपने, फिर पंकज, अच्छा सॉरी, पंकज यादव का ए, प्रियंका जी सॉरी, बी इनका था। तो आंसर क्या होगा अब बता दो, सारे लोग चेंज कर सकते हो। या अब आंसर क्या होगा, खजुआ देवराई, ठीक है, ये खंजवा लिखा है, ये खजुआ का युद्ध है। ठीक, चलिए सामूगढ़, बहादुरपुर, धर्मत और खंजवा का युद्ध, तो आंसर ए होना चाहिए। एक किसका आया था, सिर्फ पंकज जी का आंसर आया था, बाद में चेंज करके अमृता जी, क्यों सारे लोग, ए होगा मंजू जी। ठीक, चलिए तो सुन जी ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर पुस्तक है, उनकी रचना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हुए हैं। जब ये पूछे गए तो आपको आंसर देना होगा। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, अब्बास खान सरवानी, तारीख शेरशाही, खानदन मीर, कानून हुमायूं, मिर्जा मोहम्मद कासिम, आलमगीर नामा। चलिए ये सारी पुस्तक है, मुगल काल से रिलेटेड है, और जो पुस्तक है उनके रचयिता कौन है, उसका आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ए होगा। चलिए साक्षी जी बिल्कुल सही, अब आंसर सही हो गया सभी लोगों का। एक गुरुमुख, अनुराधा जी, सभी लोगों का आंसर अब सही हो गया। चलिए आंसर बताइए, 12 नंबर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, 12 का कौन सा आंसर होगा। 12 का सी। चलिए और कोई, 12 का सी अमृता जी, 12 का ए, सारे लोग आंसर दे रहे हो। चलिए सी, शिव बाबू, सोनालिका सी, सभी सही है, कोई एक तो गलत होगा। मंजू जी, सोनालिका, शिव, अमृता। पवन जी किसका आंसर है, आपने दिया था लास्ट वाले का। खुशबू जी का सी है, कैलाश का सी है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें नहीं, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना की थी, सभी को पता है। अब्बास का सरवानी जो तारीख शेरशाही शेरशाह सूरी से संबंधित है। फादन मीर है जो कानून हुमायूं की रचना की थी। मिर्जा मोहम्मद काजिम काजिम जो है आलमगीर नामा मीन्स औरंगजेब से रिलेटेड थी। सारा आपका सही है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पर आते हैं, इंपॉर्टेंट रीजन क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एलटी वाले में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का क्रम पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुगलों द्वारा जीते गए निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके विलय के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना, कि कब कौन कौन से क्षेत्र मुगलों द्वारा जीते गए थे। चलिए सारे लोग, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन बता सकते हो आप लोग। मालवा, अहमदनगर, गोलकुंडा, चित्तौड़, सभी लोग आंसर दीजिए 13 नंबर का। सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सीधा सीधा आते हैं 13 नंबर का जो इंपॉर्टेंट है। मुगलों द्वारा जीते गए निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके विलय, कौन अकबर के टाइम में था, कौन शाहजहां के टाइम में, कौन जहांगीर के टाइम में, कौन औरंगजेब के टाइम में। जब वो चीज आपको पता होती तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, तो चलिए करिए सारे लोग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया कि अंतिम रूप से मुगलों में शामिल होने वाला कौन सा क्षेत्र था। चलिए 13 नंबर का ये आंसर। और कोई 13 का भी अनु जी का है, गुरुमुख डी, 13 का ए, खुशबू जी, सिमी का 13 का ए। ईयर भी बता सकते हैं आप लोग जो आंसर दे रहे हैं, सारे लोग। 13 का बी, शिव, शिव जी आंसर बता सकते हो ईयर। ईयर के साथ अगर मैं पूछ दूंगा आपको, ईयर बता सकते हो। 13 का सी, साक्षी जी, 13 का ए, सीता जी। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पर 1561, ठीक, 1663, सारे लोग। कौन शासन था उस समय उसकी भी बात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी हम लोग, 1687, कौन शासन था इस टाइम, किसका शासन पीरियड था। बिल्कुल मालवा 1561 सही है। और उसके बाद आ जाएगा अंतिम
1568। ठीक, तो यहाँ पर बात किसकी करेंगे? सबसे पहले मालवा होगा, मालवा होगा तो फिर चित्तौड़ होगा। तो ये दोनों किसके टाइम में, पीरियड किसका है यहाँ पर? शासक कौन है यहाँ पर? शासक बताना हमको सभी में। चलिए शासक वर्ग भी साथ में बताते जाओ। गोलकुंडा 1687 कौन था? 1633 अहमदनगर। चलिए शासक कौन सा था इसमें, सभी लोग बताओ। सारे का शासक याद करिएगा, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने रख दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सम्मेलन है, संधि है, प्रमुख उद्देश्य है। बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है? रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन। चलिए सारे लोग बताइए इसका कौन किससे संबंधित है। ये सारे इंटरनेशनल लॉ हैं, कानून है, सम्मेलन है, संधि है, ट्रीटी है। वो किससे कौन संबंधित है, सीधा सीधा आंसर बताना आपको। चलिए जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब सब आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक उसको पीछे छोड़िए, अगला क्वेश्चन बताइए सारे लोग कि बेसल कन्वेंशन कब होता है, किसके लिए होता है? रॉटरडम कन्वेंशन किसके लिए होता है? स्टॉकहोम किसके लिए होता है? मिनीमाता किसके लिए होता है? सारे लोग आंसर बताओ इसका, जल्दी जल्दी। ठीक, जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसका आंसर बताइए आप लोग। थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर लिए गए ताकि आप लोग का सारी चीजें सही हो। ठीक, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडम, स्टॉकहोम, मिनीमाता कौन किससे संबंधित है? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। गोलकुंडा औरंगजेब, बिल्कुल सही अमृता जी। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए सभी लोग। चलिए गलत कौन सा है इसमें? अमृता जी, खुशबू जी, गुरुमुख का बी आंसर है। और कोई? गुरुमुख जी आंसर का क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करिए आप, ठीक है। कैलाश का बी है, पवन कुमार दिवाकर 14 का सी है, अनु जी का सी है, फोर्थ गलत है खुशबू जी। मिनी माता पारा है, बिल्कुल सही। प्रियंका जी का सी है, शिव का सी है, सीता जी का सी है। और कोई? अनुराधा जी सी है। तो सिंपल सा, बेसल जो था ये अपशिष्ट से, जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं उनसे संबंधित था बेसल। रॉटरडम क्या था? खतरनाक रसायन के लिए जो सहमति के लिए था, इसके संबंधित था। स्टॉकहोम था कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करने के लिए। मिनी माता जो था ये किससे? पारा से था, पारद या पारा जो भी बोलेंगे, मरकरी से, ठीक है, उससे था। ओजोन से जो था वो आपको पता ही होगा, कौन कौन सा था? दो नाम बता दो। एक मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, और एक कौन सा था कन्वेंशन? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, एक और कन्वेंशन था, उसका नाम हमें बताओ। क्यों? मॉन्ट्रियल और एक कौन सा था कन्वेंशन? ये प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कन्वेंशन सम्मेलन, वियना कन्वेंशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। दोनों किससे संबंधित है? ओजोन से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, वो सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो केवल 3 इसमें सही, यही गलत है, ये सही है, ये सही, ये सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रदूषक और उनके प्रभाव से मिलान करना है आपको। क्या बेंजीन से रक्त कैंसर होता है? क्या कैडमियम से इटाई इटाई होता है? क्या नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? क्या फ्लोराइड से नॉक्सी सिंड्रोम होता है? चलिए इजी क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल एंड वियना, बिल्कुल। क्योटो नहीं है इससे, साक्षी जी, क्योटो नहीं है। कार्बन उत्सर्जन से है क्योटो, ठीक है। चलिए सारे लोग आंसर बताइए इसका। नेक्स्ट, बेंजीन से क्या होता है? कैडमियम से क्या होता है? नाइट्रेट से क्या होता है? फ्लोराइड से क्या होता है? आर्सेनिक से क्या होता है? ये सारे आपके क्वेश्चन आते हुए हैं, सब एग्जाम में पूछे गए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना पूछा गया हो। सभी लोग आंसर बताओ। 15 का सी। चलिए सारे लोग आंसर बता दो। इजी क्वेश्चन है ना, बस एग्जामिनेशन हॉल में यही टफ बन जाते हैं। चलिए
नहीं, उसमें दोनों चीज था साक्षी जी, प्रोटोकॉल, समझौते, संधि जो जिससे संबंधित हो। तो वियना कन्वेंशन भी उसी से संबंधित है, आपके ओजोन से। ठीक, तो यहाँ पर बात करेंगे प्रदूषक जो बेंजीन होता है, उससे क्या रक्त कैंसर होता है, ये 100% सही है। कैडमियम बार बार आपने किया होगा, इटाई इटाई नाइट्रेट है, बार बार ये मतलब ये क्या होता है ना, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फेज में ये पूछे गए और चारों इसीलिए पहले ही से मैच द कॉमन हमने किया था। और एक इसमें हम ऐड कर देंगे आर्सेनिक। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, रोग बता दो हमको। आर्सेनिक से जो आपके वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आर्सेनिक जो जलों में होते हैं। तो चलिए, आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है ये हमको बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे सभी लोग। ऑल करेक्ट, बिल्कुल सिमी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, कुछ है आइडिया? ब्लैक फुट, बिल्कुल सही सिमी जी। कौन सा होता है, ब्लैक फुट रोग। सारे आपके हो गए यहीं पर। ठीक, सारे लोग ध्यान रखिएगा। गुरुमुख सी, सारे सही है उसमें। चलिए, कैंसर नहीं होता, आर्सेनिक से कौन सा कैंसर होगा अमृता जी? कैंसर तो वैसे सारी चीजों से होता है। तो कैंसर अगर बात हो रही है तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, दिवस बता दो। और दिवस बता दो तो साथ में इसकी थीम भी मुझे बता दो। इस बार थीम क्या थी, दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग बता दो। दिवस कब मनाया जाता है और थीम कब मनाई जाती, थीम क्या थी इस बार कैंसर की? और ये क्वेश्चन कैंसर से दिवस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। चलिए सारे लोग बताइए, जब वहां पे पहुंचे कैंसर पे तो कैंसर का दिवस और थीम दोनों मुझे बताओ। इस साल का 2026 कब मनाया गया? 4 फरवरी मनाया गया कि 5 फरवरी मनाया गया कि 10 फरवरी मनाया गया? बताइए, नेट गूगल सर्च मारिए जल्दी जल्दी सारे लोग। ब्लैक फूड सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल सही है। किसने बताया आंसर, सिमी जी, कैलाश, पवन, बिल्कुल सही। 22 मार्च को क्लास हमने नहीं ली थी, 22 मार्च को एक दिवस मनाया गया था। कौन सा? 22 मार्च को कोई दिवस मनाया जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्लास भी नहीं ली थी। 21 मार्च, 22 मार्च दोनों दिन मनाया जाता है। ठीक, सभी लोग को पता है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बताया कि थीम क्या है, और वो हमने कराया हुआ है आपको। ठीक, चलिए। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमा या नाम बदलने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मीन्स बात किसकी कर रहा है, ये आर्टिकल 3 की बात कर रहा है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार जानने अनिवार्य है, लेकिन वह उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देता तो संसद आगे बढ़ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू कैन, बिल्कुल सही। पानी दिवस, बहुत सही साक्षी जी। जल दिवस नहीं होगा? चलिए, नीर दिवस भी बोल सकते हैं। 4 फरवरी 2027 का नहीं, 26 का हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं अनुराधा जी। चलिए 16 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग। 16 का सृष्टि जी का सी आंसर। गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। चलिए सारे लोग अब आंसर दीजिए इधर। अमृता का 16 का डी। सभी लोग देखिएगा, बहुत इजी है। आर्टिकल 3 आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप जानते होंगे, तीनों ऑप्शन को पढ़ लो कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, केंद्र को क्या पावर है, राज्य को क्या पावर है, राष्ट्रपति से संबंधित क्या है, कुछ ऐसा है उनको पावर है कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको पढ़े ही है, शुरुआत में पढ़े ही आप। गिव टू गेन, बिल्कुल सही साक्षी जी। चलिए, राम रामकेश जी का बी आंसर है, सृष्टि का डी है, अनु का डी है। सारे लोग आंसर दीजिए। बी गुरुमुख। यहां पर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपल सी है, जब राज्यों से संबंधित कोई भी अधिनियम जाएगा, संशोधन विधेयक जाएगा, कोई भी अधिनियम तो साइन होगी तब होगा, जब कोई भी विधेयक जाएगा तो बिना राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश हो ही नहीं सकता। जैसे धन विधेयक आपने पढ़ा होगा, तो मतलब ये सही, राष्ट्रपति अनिवार्य है। राज्य मंडल का क्या कार्य है, क्या वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसके बारे में मीन्स नाम बदलना होगा, उसके राज्य की सीमा के परिवर्तन करना होगा, सब कुछ कौन करेगा, केंद्र करेगा, संसद करेगी। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति वो शामिल होगी, लेकिन
जो विचार इनके होंगे राज्य विधानमंडल के लिए उसको बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ठीक, वो कुछ भी कहेंगे, अगर वो चाहेगा तो चेंज कर देगा। यदि राज्य, मतलब ये भी सही हो गया, राज्य विधानमंडल निर्धारित समय के भीतर, जो उनको समय दिया गया है उसके भीतर अगर प्रस्ताव या विधेयक को पारित नहीं करते हैं तो वो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य विधानमंडल को कोई पावर ही नहीं है। यही हुआ ना, जब राष्ट्रपति मानेगा नहीं उनकी बात, राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के बिना उसको पेश नहीं किया जाएगा। अगर राज्य विधानमंडल उसको लेट कर रही है, टाइम जो समय सीमा दी गई है नहीं पारित करता है तो स्वतः पारित माना जाएगा। तो पूछ ही क्यों रहे हो, है ना? मतलब मैं आपसे सलाह ले रहा हूं और सलाह की आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब पूछ क्यों रहे हैं? तो बस एक कानूनी प्रक्रिया है कि विधेयक ऐसे ऐसे जाएगा, लास्ट में राष्ट्रपति साइन करेगा, हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर केंद्र अगर चाहेगा तो जो चाहे कर देगा, बस इतना है और कुछ नहीं है। ठीक, बस दिलासा देना, झूठी तसल्ली देना, इसी को कहते हैं। चलिए, अनुच्छेद 4 यह घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून क्या करेंगे? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माने जाएंगे। अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, केवल राज्यसभा के विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए, अनिवार्य रूप से जनमत संग्रह द्वारा पुष्ट होने चाहिए। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है। चलिए सारे लोग 17 नंबर का आंसर दीजिए। थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, लेकिन इसमें आपको अगर आर्टिकल 4 पता होगा तब आप इजिली कर सकते हो। ठीक, चलिए, बेवकूफ बनाया ना, तो यही चल रहा है सिस्टम ही, सभी को बेवकूफ बनाने का साक्षी जी, है ना, कि बेवकूफ बनाइए सारी दुनिया को। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की बात करेंगे। क्या होगा? सिंपल सा, इसमें संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। कौन नहीं माना जाएगा उसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए आगे आंसर दीजिए आप लोग। आर्टिकल 4 की बात करेंगे। क्यों? 17 का बी, 17 का सी, यही है। तो सिंपल सा आर्टिकल 4 क्या कहा है? आर्टिकल 4 में कुछ नहीं है, बस दोहराव है कि आर्टिकल जो 2 और 3 के थ्रू जो भी संशोधन किए जाएंगे, मतलब अनुच्छेद 368 के तहत किए जाएंगे, वो विशेष प्रावधान के तहत नहीं किए जाएंगे, बल्कि क्या किए जाएंगे? साधारण बहुमत से इसके संशोधन किए जाएंगे, ना कि विशेष प्रावधान से। ठीक है, विशेष प्रावधान से इसमें कोई नहीं होगा। इसकी पुष्टि कौन करेगा? आर्टिकल 4 करेगा। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्या करना है इसमें? 3 अलग अलग चीजें हैं। बेरूबारी यूनियन मामला 1960 में भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना आवश्यक है, इसने कहा, बेरूबारी ने कहा। ठीक है, दूसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1969 में होता है, भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद निपटारे के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 100वां संविधान संशोधन आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्र का आदान प्रदान करना। कुछ ऐसा है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, सारे लोगों ने। 18 नंबर का आंसर दीजिए। चलिए, गुरुमुख जी 17 का सी नहीं, 17 का बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट बताइए। 18 नंबर, संविधान संशोधन जो अधिनियम था वो 100वां कौन सा था? ये आपको पता होना चाहिए। 100, 101, 102, 105, 106 तक आपको टोटल याद होने चाहिए, क्योंकि वो बार बार जीएसटी किसमें था, आपका ये था, आपका माइनॉरिटी वाला कौन सा था, एंग्लो इंडियन वाला कौन सा था, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी ये चीजें हैं। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। 18 का सी, सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक, चलिए सारे इसमें सही है। इसको याद रखिएगा, 100 से लेकर, हमेशा याद रखिएगा, 100 से लेकर 106 तक के जो लास्ट आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका 107वें की बात बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो वो चीजें आप लोग याद रखिएगा। मतलब क्या, बेरूबारी ने ये कहा था सौंपने के लिए 368 जितने भी चीजें होंगी, संशोधन होगा 368 के थ्रू ही होगा, चाहे विशिष्ट बहुमत के द्वारा चाहे सामान्य बहुमत के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए, अनुच्छेद 3 बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 18 का सी, 2015, 100 बिल्कुल सही।
चलिए 19 नंबर, चलिए सारे लोग, चलिए बड़ा जल्दी आंसर दे दिया गुरुमुख जी ने, दी आंसर। नेक्स्ट चलिए 19 का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी, ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगाना है। कल से जब मूल अधिकार स्टार्ट होगा तो उसमें टाइम लगेगा आपका, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहाँ से बस एक ही दो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के लिए। चलिए तो सिंपल सा है, अभी बात की है अनुच्छेद 3 कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, दोनों काम कर सकती है। ठीक, संसद दो राज्यों के हिस्से को जोड़कर नया राज्य बना सकती है, मतलब बढ़ाना घटाना दोनों काम करती है, बढ़ाना और घटाना, ठीक है, दोनों काम ये करेगी। ओके, फिर उसके बाद है क्या, संसद दो राज्यों के हिस्से को, मतलब ये सही हो गया, जोड़कर नया राज्य बना सकती है। एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास होंगे, किसी राज्य का नाम बदल सकती है संसद, ये भी है। फिर ये आता है आपका लास्ट आता है सी वाला कि राष्ट्रपति को संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा की राय लेना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले आपने पढ़ा है कि नहीं है, क्या है, नहीं है, कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि राष्ट्रपति इस चीजों को लेगा। चलिए आते हैं, बाघ वन के कार्यान्वयन के संबंधित राज्य के गठनों का सही कालानुक्रम करना है आपको। चलिए इंपॉर्टेंट इसको करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट करते हैं। चलिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, कब कब इन राज्यों का गठन हुआ है, अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल अमृता जी इसको करिए। और मुझे लास्ट के 3 का 4 का, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इसका क्रम मुझे आप लोग से चाहिए, क्रम बताना है, ठीक है। इसका झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का भी क्रम बताना है साथ में। 20 का ये सभी लोग आंसर बताइएगा। 20 नंबर, 20 नंबर का बताइए। चलिए सारे लोग आंसर बताइएगा। चलिए ए किसका आंसर है, 20 का, सिमी जी का ए है, तबस्सुम जी का ए है, यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर ए है, चाहे शायद आपका नाम श्रद्धा है अगर गलत ना हो तो, ठीक है, सृष्टि ए, अमृता जी का बी आंसर है, अनु जी का ए है, सीता जी का ए है, खुशबू का ए है, बी किसका है, पंकज यादव जी का है, कैलाश का ए है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, फिर से ध्यान रखिएगा अमृता जी, अनुराधा जी, ठीक, 20 का ए। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। गुरुमुख जी का सी है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, फिर से सोचिए दोनों लोग, सिमी जी, अमृता जी, फिर से सोचिए, डेट, ईयर, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इसमें, सुधा बिल्कुल, अच्छा श्रद्धा, चलिए एस वही है, ठीक, मतलब करीब पहुंच गए थे। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, चलिए गुड मॉर्निंग सीमा जी। तो सिंपल सा याद रखिएगा, जिन्होंने ए आंसर दिया वो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश 1953 में इसका गठन होता है, पहला राज्य, ठीक है, ये याद रखिएगा। गलत कैसे आपने किया है, सभी लोग कैसे गलत हो गया जिन्होंने ए किया था। ठीक, चलिए फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग कहाँ के, फिर नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड का गठन कब होता है, 1963 में होता है, 1966 में होता है और 1975 में होता है। ये है, गलत नहीं होना चाहिए। और वहां पे एग्जांपल हमने दिया था झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो आंसर किसका सही आ रहा है देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। अनुराधा जी गलत कैसे हो रहा है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून, बिल्कुल सही। चलिए तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर एक चीज ये नोट कर लो, छत्तीसगढ़, या अमृता जी ने डेट दिया है उसका स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग सभी लोग, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे ये पूछेगा चाहे शुरू के ये पूछेगा, ठीक है, इतना सभी लोग ध्यान रखिएगा।
दो गलत हुए सर, कोई बात नहीं, गलत मैं कहता हूं कि पूरे के पूरे हो जाएं, चलेगा। चलिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया, जल्दी से बता दो इसको। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, ये तो इजी क्वेश्चन है। आप नागा हरी सिक्किम, चलिए अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया। इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग ऐसे ही गलत नहीं कर सकते हो, क्यों। चलिए सीधा सा बता देते हैं, यहां पर किया गया आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। यहां पर क्या है, नागरिकता है, सिटीजनशिप है, कल इस पे टॉपिक आएंगे। ये कब है, 5 से 11 है, इतना याद रखना होगा। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, ये कहां से है, 12 से लेकर 35 तक है। ये आपके क्या है, डायरेक्टर प्रिंसिपल है ये ऑफ द स्टेट, कहां से है, आर्टिकल इसमें 36 से 51 तक, यही है ना, सही आपका यही होगा, सिंपल सा है। कौन कहां से लिया गया, ये हमारा अपना है, ये बाहर का है, ये यूएसए से है, ये आयरलैंड से है, यही है ना। ये भाग 2 नागरिकता हमारी अपनी है और ये हमारा भाग अपना है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए यहां पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहां पर भाग दिए गए, भाग 18 है, भाग, ये क्या लिखा है, चलिए भाग 18 है, भाग 10 है, भाग, हाँ ठीक है सही है, भाग 10 है, दूसरे का ये बस गैप नहीं दिया इन्होंने ना, भाग 17 है, भाग 14 है। चलिए सारे लोग बताइए, इजी क्वेश्चन है, 12 से 35, चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 22 नंबर, इसका आंसर बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी, क्योंकि समाप्त करना होगा ना, जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 10 क्वेश्चन और होंगे, 40 नहीं है आज। तबस्सुम जी का 22 का ये, सभी लोग ध्यान से करके करिएगा, किसी को मत देखिए कि किसने क्या आंसर दिया है, ठीक। सिमी जी का ए, तबस्सुम जी का ए, और कोई, सृष्टि ए, पंकज ए, चलिए सुधा जी का ए, चलिए सृष्टि का ए, पहले ए लिखा अब डबल ए, क्यों सृष्टि जी, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, भाग से जरूर क्वेश्चन आएंगे कैलाश जी, ये तो याद ही होगा। तो यहाँ पर आएंगे तो सबसे नीचे क्या आएगा, आपातकाल, मतलब ये सही आपका 1-3 होगा। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया ये पता है, भाग 10 है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, भाग आपके 17 है, भाषा से रिलेटेड है, भाग 14 आपके क्या है, आधिकारिक क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो आप यूपीएससी स्टेट पीएससी की बात करते हैं वहां पर 3142 नहीं है, 3124 है, किसने लिखा है 3142, अमृता जी, मतलब आपका सी आंसर है, 3124 है, ठीक है, 3124 आंसर होगा, गलत आपने एक्सप्लेनेशन दिया। चलिए आते हैं यहाँ पर बात करेंगे, चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, कौन किससे संबंधित है। इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट, अनुसूचियां हमेशा याद रखिएगा आप लोग, अनुसूची से क्वेश्चन जरूर आएगा। चौथी अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है, छठी अनुसूची में क्या किया गया है, 8वीं में क्या है, 12वीं में क्या है। चलिए चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट का 23 का, चौथी अनुसूची क्या इसमें शामिल है, गुरुमुख जी, ए आंसर किसका है। आपसे मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर आगे लिख दिया करिए ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब हमें लग रहा है कि आपने 23 का दिया कि 22 का दिया, नहीं पता चलता ना। 12 के 12 अनुसूची आपको याद करना है टोटल। संविधान से पहले मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में कितनी थी और प्रेजेंट टाइम में कितनी है, ठीक। चलिए चौथी, छठी, 8वीं, 12वीं, चलिए 23 का आंसर बताइए सभी लोग। चलिए तो सिंपल सा 23 का ये मंजू जी का आंसर है, बाकी लोग सर टाइमिंग मिस्टेक हो गया टाइपिंग, चलिए कोई बात नहीं, हम बताइए, ठीक। तो सिंपल सा चौथी क्या है,
सीटों का आवंटन है, सिंपल सा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। छठी क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन की बात करता है। आठवीं क्या है, 22 भाषाओं की बात करेगा। 12वीं क्या है, अनुसूची, इसकी बात करेगा। आंसर क्या होगा, 2 1 4 3, यही सही है, एकदम इजी है। किसी एक का ए आंसर आया था, कौन था ये आंसर देने वाला, कोई था? मंजू जी, डिलीट आप ही का होगा तो इसका मतलब आप ही करा होगा, ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 11वीं अनुसूची, अभी तक आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हो, अब इसके अंतर्गत हम लोग कुछ चीजें देख लिया करेंगे। इससे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस पंचायतों की शक्ति उत्तरदायी से कुल 29 विषय शामिल है। मत्स्य पालन, लघु उद्योग इसके कार्यात्मक विषय के अंतर्गत आते हैं। इस अनुसूची के प्रावधान संविधान के भाग 9 के पूरक है। तो क्या ये 73वें 1992 में जोड़ी गई 29 विषय हैं, ये लघु और इसमें शामिल है, ये भाग 9 में है, ऐसा कुछ है। चलिए सारे लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग 24 का आंसर, जल्दी जल्दी, बहुत क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म होने वाले हैं। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। प्रमुख 24 का बी इनका आंसर है, बाकी लोग आंसर दीजिए। अमृता जी का 24 का डी, सिमी जी, चलिए 24 का डी, खुशबू, मंजू, ऑल करेक्ट। अमृता, सृष्टि का डी है, तबस्सुम, पंकज, अनुराधा डी। चलिए तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ये बार बार आप पढ़ रहे हो। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 एक्ट के तहत इसे शामिल किया गया था। इसमें पंचायतों के टोटल 29 विषय है ना, सिंगल लाइनर में क्वेश्चन आता। मत्स्य पालन, लघु उद्योग इसमें शामिल किए गए हैं। मत्स्य पालन के लिए आज सरकार इसमें बजट भी प्रोवाइड करा रही है। अनुसूची के प्रावधान 9 में है, तो बिल्कुल सही है। जब इसमें नगर निकाय आ जाते हैं, 9 का ये आता है, सहकारी समिति आ जाती है, यहीं पर लिख लीजिए नगर निकाय, ये 12वीं में हो जाएगा। 18 विषय हो जाएंगे, ठीक है। 9 के का में हो जाएगा, ये जो जगह 9 का जो बी हो जाएगा, सहकारी समिति हो जाएगा। बस इतना सा, और कुछ थोड़ी नहीं है, बहुत इजी होता है पॉलिटी से करना, बहुत इजी। एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए पॉलिटी में, और कुछ उलझाऊ होंगे तो चलेगा। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कार्यात्मक विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या ये जो चारों दिए गए, क्या ये 12वीं अनुसूची में आते हैं? नगरीय नियोजन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, क्या ये इसमें आते हैं? सारे बोलिए, नगरीय क्षेत्र में आते हैं। बस समाप्त होने वाला मिलता जी, 4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी इसीलिए करा रहे हैं कि टाइम के अंदर आपको समाप्त करेंगे, 1.25 घंटे। मीन्स 9:23 हो रहा है, 9:30 बजे समाप्त हो जाएगी क्लास। चलिए जल्दी क्वेश्चन आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या, 12वीं अनुसूची में जिसमें टोटल कितने विषय हैं? विषय 18, ठीक। 74वें 1992 भाग 9 का, ठीक, ये रहेगा सारी चीजें। अब आप बताओ, अभी हमारा भी नहीं बना है अनुराधा जी। चलिए सुधा जी का आंसर डी है, अमृता जी का 25 का ए है, और कोई? पंकज ए, सिमी, तबस्सुम ए, खुशबू जी का बी है, अनु जी का ए, कैलाश का बी है, गैरम ऊर्जा, बिल्कुल सही। तो क्या हुआ इसमें, यहाँ पर एक यही ऑप्शन है, ये किसका है? ये 73वें का है, मीन्स अनुसूची 11 का पार्ट है, गैर पारंपरिक, यही नहीं है, बाकी ये सही है, ये सही, ये सही है, 1 3 4 इसमें ए आंसर सही होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिला लीजिए इसको। विशेषता है, ग्रामीण सूची का अनुच्छेद कौन से कौन है? 12वीं सूची के अनुच्छेद क्या है? 11वीं अनुसूची की कार्य सूची, 12वीं अनुसूची की कार्य सूची, ये आपके ताकि हमेशा क्लियर हो जाएंगे। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अनुच्छेद की बात कर रहा है। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए, कुछ नहीं पता होगा तो विषय तो पता ही होगा आप लोग को। 26, चलिए 26 बताना है खुशबू जी। 25 हो, ए हो गया। चलिए 26 का डी, तबस्सुम जी, और कोई? मेरा गलत, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची। तबस्सुम जी थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए, पढ़िए उसको, आंसर आ जाएगा।
अमृता जी का ए है, सुधा जी का ए, सिमी जी का ए। समझ में आया गलती कहाँ की थी? क्वेश्चन को जल्दबाजी में बहुत मत करिए। सीता जी, पंकज, मंजू, सीमा, सीमा जी डी, डी आंसर आपका आ रहा है तो उसको देखिए क्यों गलत आप कर रहे हैं, कहाँ पे गलती हुई है ये देखिए। 29 विषय क्या पूछा गया है? 29 विषय कहाँ पर है? सी का चौथा होना चाहिए ना। क्यों? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तबस्सुम जी या सीमा जी, तो आपको 11वीं अनुसूची की कार्य सूची कितनी दी गई है? सी का चौथा। सी का चौथा कहां पर? या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब आपका सी और डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लोगों ने डी आंसर दिया है। ठीक, कार्य सूची 12 का मीन्स यहां पर आ जाएंगे 18, तो डी का 1, यानी ए और बी दोनों में टाई चलेगा। तो जब ये टाई चलेगा तो आप फिर आएंगे, तो पहले जी आएगा कि पहले डब्ल्यू आएगा? पहले जी आएगा ना। तो जब जी आएगा तो ए का दूसरा हो जाएगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर। दोनों लोग का गलत था। ठीक है, गुड मॉर्निंग यासिम, क्या नाम है, मोटिवेशन। सुमेल में थोड़ा गैप करवा करिए। बिल्कुल सुधा जी, यहाँ पर इन्होंने गैप नहीं दिया, यही चीज इनको बताना होगा कि यहाँ पर गैप, और हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 11वीं और 12वीं अनुसूची के कार्यान्वयन के बारे में सही है? चलिए सारे लोग बताइए। जो 11वीं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन याद रखा करिए, 73वां और ये 74वां। ठीक, चलिए, राज्य सरकारें इन, सही पूछा है ना, इन सूचियों में दिए गए सभी विषय पंचायत नगर पालिकाओं को सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इन विषयों का हस्तांतरण संबंधित राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है। इन अनुसूचियों के विषय पर केंद्र सरकार सीधे कानून बना सकती है। ये अनुसूचियां केवल केंद्र सरकार प्रदेश पर लागू होती है। चलिए सारे लोग आंसर दिए। बिल्कुल, जल्दी में गलत हो गया। यूपी कहां से हो? चलिए 27 नंबर आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, बस समाप्त किया जाए, 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए, तो 27 का है, कैलाश जी का, मंजू सिमी जी का बी है, अमृता जी का बी है। प्रयागराज में रहते हो क्या? एसीडी गलत है। चलिए, एसीडी गलत है। ओके पंकज जी, मतलब आंसर आपका बी है। चलिए, तो सिंपल सा है, 27 का है गुरुमुख जी। तो सिंपल सा थोड़ा सा पढ़िए ऑप्शन को। क्यों क्यों कहा है? इन विषयों का हस्तांतरण विधान मंडल के निर्भर पर करता है, विवेक पर करता है। ये क्या है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, विवेक की बात करेगा। यहाँ पर केवल केंद्र सरकार नहीं कानून बना सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अनुसूचियां केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू करा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, कथन है, 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर 12वीं अनुसूची जोड़ी। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय को अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाना था। 28वां नंबर, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए गौतम जी, मैं भी बलिया से हूँ। चलिए, मंगल पांडे भी बलिया से ही थे। गौतम जी, नेक्स्ट चलते हैं, 28 का नंबर का आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। जल्दी जल्दी करिए। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। चलिए, तो सिंपल सा है, 12वीं अनुसूची शामिल हुई, दोनों आपका सही हो जाएगा। ए आर सही व्याख्या है। तो क्यों किया गया? उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय को अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाना, मीन्स विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। अप्रैल 2026 में निर्धारित विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में होंगे? चलिए, अभी अनाउंसमेंट किया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कौन है इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन है भारत का, और कहां पर उल्लेख है, सारी चीजें आपको बताना। निर्वाचन भाग, आर्टिकल, ठीक, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है इस समय, सारी चीजें आपको बतानी हमें। तो कहां पर इलेक्शन के लिए अनाउंस किया गया है? सारे लोग आंसर दीजिए इसका जल्दी जल्दी। चलिए, सभी लोग आंसर बताइए। 29 की बात कर रहे हैं, 29 कहां पर इलेक्शन होने की घोषणा की गई है? सभी लोग जल्दी जल्दी। तबस्सुम जी, सुधा, गौतम, और कोई?
चलिए ज्ञानेश कुमार है, बिल्कुल। कहाँ है, कौन है, ज्ञानेश कुमार। और कोई बता सकता है आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कहां पर उल्लेख किया गया है? सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ। भाग कौन सा है? चलिए भाग में 14 बता देता हूं कि 14 में है, निर्वाचन के भाग 14 में है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्शन बता देता हूं, आर्टिकल 323 यहीं से ले लेते हैं हम लोग। और कोई आगे बता सकते हो? 324 है, ठीक, बिल्कुल। कहां से कहां तक? 323 का खा, 324 से 329 तक, यही है ना। चलिए, तो कहां पर होने वाले हैं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम, पौंडीचेरी, यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं, मार्च 2026 में भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया है? मतलब क्या किया गया? ये जोहा चावल है, ये कहाँ का है? ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ का है और कहां पर इसका व्यापार किया गया, निर्यात किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यूके और इटली में जोहा चावल को कहां निर्यात किया जाएगा? यूके और इटली में, ठीक। चलिए इसके बाद दो क्वेश्चन और है, जल्दी से आंसर बता दो। चलिए सारे लोग आंसर बताओ। नेक्स्ट क्या आते हैं हम लोग, कहां से है? पश्चिम बंगाल, किसका आंसर आ रहा है? 30 का बी, तबस्सुम जी का। सातू, शालू। चलिए ए आंसर आसाम, बी 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 बी, ए किसका है? सृष्टि जी का है, बी है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, किसको कहा गया? आसाम को। अगर जीआई टैग कहा गया, सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? सबसे पहले किसे दिया गया था? और सर्वाधिक, वर्तमान में सर्वाधिक किसके पास है? सर्वाधिक संख्या किस राज्य के पास सर्वाधिक जीआई टैग है? चलिए सबसे पहले किसे दिया गया और वर्तमान में सर्वाधिक कहां पर है? ग्रुप में डाला था करंट का, चलिए अच्छी बात है। इसका उत्तर दिया था, इतना याद है आपको, बहुत सही। और बहुत पहले दिया था, इसीलिए उठा के इसको रख दिया, क्योंकि ये चांस इसलिए बनता है क्योंकि इस तरह की चीजें जब भी हुई है और भारत ने जब उसका निर्यात किया है, तब वो चांसेस ज्यादा बनते आने का। और कहां किया गया, इसको याद रखना आपको, यूके और इटली में किया गया। चलिए सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? तो बिल्कुल सही, किसको? दार्जिलिंग चाय पीते हैं कि नहीं आप लोग? दार्जिलिंग टी, ठीक है, 2004 में। और सबसे ज्यादा कहां पर वर्तमान में? वर्तमान में ये चाय, ये तो वेस्ट बंगाल की। वर्तमान में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले संख्या कहां पर है? यूपी में है, इसके बाद आपके तमिलनाडु में है, ठीक। जैसे आप रामसर साइड पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा संख्या जीआई टैग वालों की यूपी में है। चलिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें प्रवाहित होने वाली नदियां। कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा बहती है। काजीरंगा में आपके मोरा धनसिरी बहती है। साइलेंट वैली में आपके कुंती पूझा बहती है। केवबुल लामजाओ में ब्रक नदी बहती है। चलिए सारे लोग आंसर बताइए। दार्जिलिंग 2004 यूपी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड लास्ट का आज का। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। ये चार आपके उद्यान है, नेशनल उद्यान है, पार्क है, और उसमें कौन कौन सी नदी बहती है, इतना पता होना चाहिए आप लोग को। इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से खत्म करते हैं। 30 पे बात की थी, 34 हो गए हैं। चलिए जल्दी से बताइए, कोई आंसर बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। नहीं पता? इसका थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि ये आंसर चाहिए हमको। 31 का सी। चलिए 1 गौतम का, और 31 का सी तबस्सुम जी का। गलत कौन सा है? अगर सी आंसर बता रहे हो तो गलत कौन सा है ये बताओ सृष्टि जी। गलत इसमें कौन सा और क्यों गलत है ये भी बताओ। ठीक, चलिए सी सभी का है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो है ना, ये लोकटक झील, आपने मणिपुर में पढ़ा होगा। मणिपुर में ये स्रोत क्या है इसका? लोकटक झील है। लोकटक झील जो नदी पानी है, झील है,
ये स्रोत है। ब्रक नदी जो है ये क्षेत्र में है, लेकिन इसके अंतर्गत इसका स्रोत नहीं है, ठीक है। ये क्षेत्र में बहती है लेकिन इसका स्रोत नहीं है। बाकी कॉर्बेट में आपके रामगंगा है, काजीरंगा में मोरा धनसिरी है, साइलेंट में क्या है, कुंती पूजा है, ये इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें केवल 3 है। और आज का अंतिम सवाल है वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ये 2-3 बार हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WEF, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, IUCN के द्वारा, IPCC के द्वारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन लेवल हार्ड है आज, कोई बात नहीं पंकज जी। चलिए ब्रक नदी लोकटक झील का, चलिए ब्रक नदी उस क्षेत्र में बहती है ना कि उसमें बहती है, ठीक है। यहाँ जो इसका है, इसका कोई भी इसका स्रोत नहीं है। 22 की बात करेंगे हम लोग। आज का अंतिम प्रश्न, जल्दी से आंसर दे दो, आप भी घर चलिए, हम भी चलते हैं। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। 32 का BC गौतम, चलिए 32 का BCCCCC। चलिए तो सिंपल सा है, किसके द्वारा की जाती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जारी की जाती है। इतना याद रखिएगा, ये पिछले 2-3 एग्जाम में कंटिन्यू इसको पूछा गया है, तो इसीलिए इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना कि ये पिछले 2-3 एग्जाम में कंटिन्यू पूछा गया है। जब ये पूछा गया है तो यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी करेगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। चलिए मंडे से मिलते हैं हम लोग नए रूप में, मींस ऑल ओवर साइंस से लेकर सारे पोर्शन के क्वेश्चन आपको शामिल करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत टफ नहीं होंगे, बहुत इजी नहीं होंगे, या बहुत ऑप्शन वाले नहीं होंगे। अब हम लोग ठीक पैटर्न के अनुरूप चलेंगे, जैसा पैटर्न है आयोग का उसके अनुरूप हम लोग चलेंगे, ताकि आपको तैयारी यहीं पर पूरी करा दी जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, और हमेशा प्रयास करिए क्वेश्चन का आंसर देने का। यहाँ पर गलत होगा कोई बात नहीं, जैसे गुरुमुख जी हैं, उनका गलत हो रहा देख रहा हूं मैं, लेकिन वो कंटिन्यू आंसर दे रहे हैं, भले गलत दे रहे हैं, अपने मन से दे रहे हैं, देख कर दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि देख कर वैसे नहीं दे रहे हैं, देख कर देते तो उनके गलत नहीं होते, लेकिन वो कंटिन्यू दे रहे हैं। अब उसमें जब वो सुधार कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो गलत नहीं होंगे। अगर आप देख कर देखोगे, तब याद रखिएगा, तो नुकसान आप खुद उठाओगे, मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। अगर किसी को देख कर आंसर दे रहे हो, आप अपना आंसर दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, अपना आंसर देखिए, कमेंट बॉक्स में मत देखा करिए, ताकि आपको पता हो कि मैंने खुद स्वतः आंसर दिया है, ठीक है। इसी के साथ कल मिलते हैं, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक। 3 को फाइनल करिए, हम तो घर में ही रहेंगे। चलिए घर में रहिए, हम लोग घूमते रहेंगे अभी प्रयागराज की सरजमीन पर। चलिए सभी लोग को धन्यवाद।